Hello students and friends, welcome to 1 year peak batch for Physics NEET 2022 aspirants. And today we are with the third lecture of Motion in Straight Line chapter. थर्ड लेक्चर में आज हमें कंटिन्यू करना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का टॉपिक। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ मोशन कराया था। टाइप्स ऑफ मोशन में हमने सीखा कि मोशन कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स, और वो है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड देन फर्दर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑफ टू टाइप्स, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अभी हमें डिटेल से करना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आज की क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एंड नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, आपको बेटा कुछ बातें मेरे को बतानी है कि हमें नीट के लिए फिजिक्स को कैसे प्रिपेयर करना होता है। क्लास 11th और 12th की प्रिपरेशन में और नीट की प्रिपरेशन में फर्क है। और क्या फर्क है बेटा, जैसे अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसमें एक डेरिवेशन इन्वॉल्व है, तो आप जब 12th के बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करते हो या 11th क्लास के लिए भी प्रिपरेशन करते हो अपने एग्जाम की, तो हमारा ध्यान उन टॉपिक्स पर भी होता है जिनमें डेरिवेशंस होते हैं। और हम डेरिवेशंस को भी प्रिपेयर करते हैं क्योंकि डेरिवेशंस वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अगर हमारा एग्जाम थ्योरेटिकल एग्जाम 70 मार्क्स का है, तो आप देखेंगे कि अप्रोक्सीमेट रेशियो डेरिवेशन वाले टॉपिक्स का भी 15 मार्क्स के आसपास होता है। मतलब 20% एग्जाम हमारा डेरिवेशंस के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होता भी है। बट यहां नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको जो क्वेश्चंस फेस करने हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। मींस कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब आपको डेरिवेशन एज सच प्रिपेयर नहीं करना कि लिख कर आ रहा है, ऐसे कोई डेरिवेशन प्रिपेयर नहीं करना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप डेरिवेशन को देखोगे भी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। इट इज बिकॉज डेरिवेशन के अंदर भी, डेरिवेशन के जो बीच में स्टेप्स होते हैं वहां पर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, हम उन कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। वो जो बीच में कुछ स्टेप्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वहां से क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को फेस करने के लिए आपको क्या करना है, डेरिवेशन के थ्रू जाना है, लेकिन उसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। डेरिवेशंस के कॉन्सेप्ट्स और डेरिवेशंस के फाइनल रिजल्ट को जरूर याद करना है। ओके, उनको जरूर समझना है। ठीक, तो मैं आपको जब कभी किसी टॉपिक में डेरिवेशन अगर कराऊंगा भी, तो हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कराऊंगा कि आपको उस डेरिवेशन के बीच में आने वाले कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें कुछ बातें करनी होंगी आपके साथ, उनके बारे में कुछ आपको डिस्क्राइब करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। ओके, तो आज के टॉपिक्स में भी कुछ ऐसी चीजें इन्वॉल्व हैं जो डेरिवेशंस को लेकर डिस्कस की जाएंगी। डन, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब व्हाट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसके बारे में लास्ट क्लास में भी डिस्कशन हुआ है, लेकिन आई विल रिपीट और एक डेफिनेशन इसकी फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि एक्सेलरेशन से पहले यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, तो इट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो एक ऐसा मोशन जहां पर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसलिए ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है, तो वहां पर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जरूरी है स्ट्रेट लाइन पर ही हो बेटा? क्योंकि अभी हम इस चैप्टर में हैं, चैप्टर का नाम ही क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को स्ट्रेट लाइन पर ही देख रहे हैं। बट एक ऐसा भी केस आएगा कि पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तब भी मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। नेक्स्ट चैप्टर में वो केस आएगा जिसे हम प्रोजेक्टाइल के नाम से जानते हैं। ओके, तो मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कैन बी पॉसिबल इन स्ट्रेट लाइन एज वेल एज इट कैन बी पॉसिबल ऑन अ कर्व पाथ,
बट अभी इस चैप्टर में आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्ट्रेट लाइन पर ही देखेंगे। इट इज बिकॉज चैप्टर का नाम ही मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, ठीक है ना, तो स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते रहेंगे। तो if an object is moving with a constant acceleration, then the object is said to be possessing uniformly accelerated motion. अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जिन इक्वेशंस का सेट है उनको हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमें वहां पर 3 इक्वेशंस सिखाई जाती हैं एंड दोस इक्वेशंस आर, वो इक्वेशंस क्या हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन, equations of motion, and those equations of motion are v is equals to u plus at, first equation of motion। second equation of motion होता है हमारा s is equals to ut plus half at square, second equation of motion। और थर्ड होता है v square minus u square is equals to 2as। ये 3 इक्वेशंस का सेट जिसे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। इन इक्वेशंस को यूज करते हैं टू कैलकुलेट या टू सॉल्व यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए इन इक्वेशंस का यूज करते हैं, लेकिन इन इक्वेशंस के पीछे कुछ कहानी है और वो कहानी हमें डेरिवेशन वाले टॉपिक्स करने से आ जाएगी। अब डेरिवेशन में आपको इतना ज्यादा इलैबोरेट करके नहीं बताऊंगा जैसे कि क्लास 11th के बच्चों को कराया जाता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो डेरिवेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब देखिए, उसको करने के लिए हमें सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन मोशन एज्यूम करना होगा। सपोज ए पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है और उसको फिनिश करना है पॉइंट बी पर। कहां फिनिश करना है? पॉइंट बी पर फिनिश करना है। ए पॉइंट से जब वो स्टार्ट करता है, मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी, दिस पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट, और फाइनली बी पॉइंट पर जो कि फाइनल पॉइंट है वो वेलोसिटी v से वहां पहुंचेगा, वेलोसिटी v से, ओके। एंड लेट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी तक जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मान लो वो s है, दैट इज s। टाइम की बात करेंगे, जब उसने स्टार्ट किया तो लेट टाइम वाज 0, t1 0, और जब उसने फिनिश किया टाइम t2 था t, तो टाइम टेकन इज t2 minus t1, t minus 0, मतलब टाइम टेकन इज t, ओके। एंड लेट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। मान लो ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन a के साथ जा रहा है, ओके, कांस्टेंट एक्सीलरेशन a के साथ ये ऑब्जेक्ट जा रहा है। अब आपको एक्सीलरेशन की डेफिनेशन पर आ जाना है, बेटा हर कॉन्सेप्ट डेफिनेशन से स्टार्ट होता है, तो डेफिनेशंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। तो एक्सीलरेशन के डेफिनेशन पर आ जाओ, और एक्सीलरेशन का डेफिनेशन बोलता है कि एक्सीलरेशन इज गिवन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये डेफिनेशन हमने सीख चुके हैं एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो आप चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u लिखें, और चेंज इन टाइम या टाइम टेकन t2 माइनस t1 लिखें, तो v माइनस u अपॉन t माइनस 0 ये रह गया v माइनस u अपॉन t। ध्यान से देखो, तो अभी ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है v माइनस u अपॉन t, ये डेफिनेशन होती है एक्सेलरेशन की, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम इस इक्वेशन को दिस इज द सेट ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, बस इसी को बोलते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल्स टू u प्लस at। इस तरीके से आपने डेरिवेशन भी कर लिया, लेकिन डेरिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ही फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो याद रखें, इस
इक्वेशन में a इज कांस्टेंट इन दिस इक्वेशन, याद रखिएगा हमेशा। ओके, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो उसकी तो डेफिनेशन ही है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अब आपको आना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर आने के लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस कॉन्सेप्ट। सेकंड इक्वेशन पर आने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, जो आप 6th 7th 8th क्लास में मोशन के क्वेश्चन सोल्व करते थे मैथमेटिक्स में, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस उसको आप क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहां पर जो ये वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी है बेटा। जब हमने टर्मिनोलॉजी सीखी थी ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, तब वहां पर आपको वेलोसिटी के बारे में बताया था मैंने। तो ये एवरेज वेलोसिटी आती है इस फॉर्मूले से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस यही कॉन्सेप्ट है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आपको इक्वेशन बनानी है डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो मैं इसको लिख दूंगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये लिखा जा सकता है। ओके, नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज s, तो डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पर यू कैन राइट s इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी आप ये लगाएंगे एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो अभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एवरेज वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। एवरेज करना है ना, तो डिवाइड बाय 2, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा v प्लस u अपॉन 2। टाइम कितना लगा? टाइम लगा t, टाइम तो वही लग रहा है ना t, t2 माइनस t1 इज t, टाइम लगा t। इस इक्वेशन में अगर तुम v की जगह ये वैल्यू लगा दो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू u प्लस at, तो आपको इक्वेशन मिल जाती है सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेटा ये मैथमेटिकल स्टेप्स सॉल्व करना भी मेरा पर्पस ही नहीं है, एंड आप भी 11th क्लास कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहां से यहां तक आने में। अगर आप v की जगह पर यूज कर लें v इज इक्वल्स टू u प्लस at, अभी हम यहां पर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमें मिलता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। याद रखें कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ओके, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लाना तो बहुत ही इजी है। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में 4 वेरिएबल्स v u a s, और यहां पर भी 4 वेरिएबल्स हैं s u t a। ऐसा कौन सा वेरिएबल यहां है जो यहां पर नहीं है? दैट इज टाइम। तो आप क्या करेंगे, इस टाइम की जगह इक्वेशन 1 से टाइम की वैल्यू बनाओ, t इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन a, और इसको यहां लगा दो, इस t की जगह पर लगा दो, इस t की जगह पर लगा दो, और लगाने के बाद 3 स्टेप्स में हमारा आंसर आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां से फिर जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। एंड रिमेंबर दैट कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी a तो कांस्टेंट ही है, a इज कांस्टेंट। इस तरह से ये तीनों इक्वेशंस हमारे पास आती हैं जिन्हें हम यूज करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को सॉल्व करने के लिए। तो याद रहे, क्योंकि इन इक्वेशंस में a कांस्टेंट है, मतलब ये इक्वेशंस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही बनी है। इन इक्वेशन से आप a वेरिएबल अगर होगा तो मोशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, रिमेंबर दिस। अब एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां पर है, और वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करें कि इन इक्वेशंस में कितने वेरिएबल्स हैं। चेक करेंगे, देखिए वेरिएबल्स हैं फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, डिस्प्लेसमेंट s, एक्सेलरेशन a, टाइम t। These are the variables involved in these equations of motion। और आप चेक करो किसी भी इक्वेशन में 4
वेरिएबल्स इन्वॉल्व नहीं है, 4 वेरिएबल्स एट द मोस्ट, 1 2 3 4 VUAT, 1 2 3 4 SUTA, 1 2 3 4 VUAS। किसी भी इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स ही हैं, 5 एक साथ कहीं भी नहीं आ रहे। ओके, और सभी इक्वेशंस में a जरूर है, a इज प्रेजेंट इन ऑल द इक्वेशंस। क्या इन 5 वेरिएबल्स को लेकर यही 3 इक्वेशंस बन सकती हैं? बेटा मैथ्स का रूल होता है कि जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन होती हैं। तो कितने वेरिएबल है? 5। तो कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए? 5। बाकी की 2 कहां हैं? और अगर वो हैं तो कोई उन्हें डिस्कस क्यों नहीं करता? इट इज बिकॉज कि हमारे मोशंस बेस्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो मोशन बेस्ड क्वेश्चन है वो इन्हीं 3 इक्वेशन से हो जाते हैं। सो आई वाज डिस्कसिंग दैट कि अगर 5 वेरिएबल्स हैं तो 5 इक्वेशंस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक रूल्स, बट बाकी की 2 इक्वेशंस फिर कहां हैं? कोई उन्हें डिस्कस क्यों नहीं करता? रीजन भी कि हमारा जो भी मोशन स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्रॉब्लम आता है वो इन 3 इक्वेशंस के यूज से हम सॉल्व कर सकते हैं। एट द मोस्ट 2 इक्वेशंस यूज करनी पड़ जाएंगी किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट वो बाकी के जो इक्वेशंस भी हैं और मैं आपको वो बताऊंगा वो दोनों इक्वेशंस कौन सी हैं। तो एक इक्वेशन मैं लिखूंगा यहां पर, देखिएगा एक इक्वेशन आएगी s इज इक्वल्स टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर। आप चाहो तो इसको कह दो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, देखो सेकंड है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u की जगह हो गया v, vt माइनस हाफ at स्क्वायर। कहने का मतलब है u हटा दिया, u को रिप्लेस करा, किससे करोगे? u को रिप्लेस करने के लिए इक्वेशन है आपके पास, u को रिप्लेस करो v माइनस v, at लिखो यहां पर और आंसर ये आएगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? s v t a, ये वेरिएबल्स हैं। और एक और इक्वेशन है और वो इक्वेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड दिस इज द इक्वेशन। इसको आप फिफ्थ इक्वेशन भी कह सकते हैं। फिफ्थ इक्वेशन, इसमें a नहीं है, बाकी चारों में a है। देखो a एंड a, इसमें a नहीं है, बाकी के 4 वेरिएबल्स इसमें हैं। तो इस इक्वेशन को भी मैं यहां लिख देता हूं, s इज इक्वल्स टू v प्लस u बाय 2 इंटू t, या ये t नीचे भी लिख सकते हो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो ये क्या इक्वेशन है, s अपॉन t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v प्लस u बाय 2 होता है। ओके, so this is the equation which can be considered as the fifth equation only when a is constant। इसके लिए मैंने स्पेशली लिखा है, वैसे तो सब में a कांस्टेंट है बट इसके लिए स्पेशली लिखा है क्योंकि ये v प्लस u बाय 2 एवरेज वेलोसिटी के लिए हम तभी यूज करते हैं जब a कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। तो ये 5 इक्वेशंस 5 वेरिएबल के साथ आ गए। ओके, आप चाहो तो इन दोनों को भी रिमेंबर कर लें, याद कर लें, काम आएंगे। ओके, तो ये हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जिन इक्वेशंस पर बेस करता है वो सब इक्वेशंस हमने डिस्कस कर ली। और कहां से स्टार्ट हुई है कहानी? एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होती है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट होती है और वहीं से हम फर्स्ट इक्वेशन को लेकर आए। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट एवरेज वेलोसिटी का आया कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकती है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो हो सकती है v प्लस u बाय 2। वहां से सेकंड आई और फिर सेकंड में टाइम को रिप्लेस करके थर्ड आ गई और फोर्थ और फिफ्थ भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो दीस आर द दिस इज द सेट ऑफ 5 equations of motion। And now after this we will be discussing one more equation, एक इक्वेशन और डिस्कस करनी है। ठीक है, उसको देखते हैं वो क्या इक्वेशन होगी। फॉर दिस आई विल हैव टू रब द बोर्ड। And now स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके हेल्प से फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपने।
देखिए सपोज एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है and its acceleration is also constant and yet the acceleration is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वो स्टार्ट करता है u is equals to 2 मीटर्स पर सेकंड से। ओके आपको बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा एट टाइम 6 सेकंड्स। आपको ये बताना है 6 सेकंड्स में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। सो इट सीम्स टू बी अ सिंपल क्वेश्चन। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके और हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा ut 2 into 6 half a is 2 again and t is 6 का स्क्वायर 36। so 2 cancels out तो 6 2 are 12 plus 36 it is 48 meters। 48 meters इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके नाउ अनदर क्वेश्चन इसी पर एक दूसरा पार्ट। ये तो फर्स्ट पार्ट था कि आफ्टर टाइम t सेकंड्स आफ्टर टाइम 6 सेकंड्स उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए। नाउ माय क्वेश्चन इज बताइए आप कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 6th सेकंड उसने 6th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करा। दिस इज द सेकंड पार्ट। ये कैसे सोल्व करो। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 6th सेकंड मींस जब वो यहां तक पहुंचा तो टाइम था 6th सेकंड में कितना करा। ये नहीं पूछा कि 6 सेकंड्स के बाद वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है। वो तो ये रहा 6 सेकंड्स होते होते उसने 48 मीटर कवर कर लिया यहां से यहां तक। दिस इज 48 मीटर्स। बट नाउ द क्वेश्चन इज 6th सेकंड में मतलब अगर ये टाइम t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड्स पर यहां है तो 6th सेकंड मतलब यहां से यहां तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ये पूछा है। अब इसको कैसे करेंगे। इसको करने का एक मेथड है कि आप डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 5 सेकंड्स निकालिए। t इज इक्वल्स टू 5 लगाओ इस इक्वेशन में और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। अगर इस डिस्प्लेसमेंट को आप s से डिनोट कर रहे हो इसको s डैश से कर लो तो 5 सेकंड्स लिखने पर आंसर विल बी 2 5 10 प्लस हाफ a t स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 दिस इज 35 मीटर्स। तो यहां तक 35 मीटर होंगे। ये 48 है तो ये कितना आएगा 48 माइनस 35 का आंसर इज 30। ठीक है 30। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्ट एक इक्वेशन मिल जाए डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिल जाए आपको तो कैसा रहेगा। ये करोगे फिर दोनों को सेपरेट करोगे फिर आंसर दोगे या एक लाइन में आंसर देना पसंद करोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने और वो फॉर्मूला कहां से आएगा इसको आपको हम साथ में भी बताएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं। ठीक है तो हमें अब एक ऐसा फॉर्मूला यहां पर निकालना है जो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सके और इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 6th सेकंड। 6th की जगह 7th सेकंड में भी पूछ सकते हैं 8th सेकंड में भी पूछ सकते हैं तो हम इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड। क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड। दिस इज द टॉपिक I am going to discuss with you now। तो अभी इसको रब कर देते हैं। देखिए the heading is displacement covered in nth second। और याद रखिए ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कर रहे हो आप। ओके मतलब यहां पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है और पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट A से B तक जा रहा है यहां पर टाइम 0 सेकंड और यहां उसको हो गए n सेकंड और उससे पहले वाले सेकंड में टाइम n-1 सेकंड में वो यहां तक था। लेट दिस डिस्प्लेसमेंट इज s1
एंड लेट दिस, सपोज ये पॉइंट है x, दिस डिस्प्लेसमेंट इज s2, तो आपका ये वाला डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड, और इसको मैं रिजेंबल करूंगा sn से। sn फाइंड आउट करना है, sn होगा s1 माइनस s2, जब ये निकल जाएगा तो sn का आंसर आ जाएगा, और ये हम करेंगे विद इन मिनट्स। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले बताओ s1 कितना है, गिवन दैट उसका एक्सेलरेशन a है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो s1 और इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी u है, हो जाएगा u टाइम कितना n, तो आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन, बेटा ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये यूज कर रहे हैं हम लोग, तो टाइम कितना n, तो un प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज a एंड टाइम इज t स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर, ये s1 है। s2 u टाइम है n-1 सेकंड, यहां 0 थे, टाइम बढ़ते बढ़ते हो गया n-1, उससे 1 सेकंड पहले, ओके, n-1 प्लस हाफ a n-1 स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको जरा सॉल्व कर ले एक बार। s2 इज इक्वल टू un माइनस u प्लस इसका होल स्क्वायर बोल दे, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, हाफ ऐसे मल्टीप्लाई होता रहेगा, हाफ a n स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर बोल रहे हैं, प्लस 1 स्क्वायर को हाफ ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ a माइनस 2n, उसको हाफ कैसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस an, दिस इज सेकंड इक्वेशन, और आपने क्या करना है, आपने निकालना है Sn, और वो होगा S1 माइनस S2, तो Sn इज S1 माइनस S2, और ध्यान से देखो बच्चों, जब मैं S1 माइनस S2 करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, S1 माइनस S2 ये बचे, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, और एक ये रहा, और जब आप लिखेंगे ना S1 माइनस S2 तो इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो S1 माइनस S2 आप लिखोगे लाइक दिस, Sn इज इक्वल टू प्लस u, साइन चेंज होगा ना, S1 माइनस S2 माइनस हाफ के प्लस an, ओके, ये इक्वेशन आ रही है मेरे पास, और इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेगा ये मिलेगा आपको, यहां से a कॉमन लेंगे, a/2 करके कॉमन ले लेंगे आप, ठीक है ना, तो ये मिलेगा आपको, दिस यू विल गेट u प्लस a/2 2n माइनस 1, ओके, तो ये इक्वेशन आपको डायरेक्ट आंसर देगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड। अभी जो क्वेश्चन मैंने लिखा था क्या, उस पर अप्लाई करके देखिए, वहां पर एक्सेलरेशन 2 दिया था मैंने आपको, आप चेक कर सकते हैं, और 6th सेकंड की बात की थी तो n हो गया 6th सेकंड, n इज इक्वल टू 6 लिखेंगे, और u क्या था, u भी 2 था, चेक करते हैं यहां पर लगा, nth सेकंड मतलब 6th सेकंड में u 2 प्लस a/2, 2/2 will be 1, 2n, n is 6 minus 1, 2/2 cancels, so it is 2 plus 6 to the 12 minus 1, 6 to the 12 minus 1 11, 13 meters, यही था आंसर, तो डायरेक्ट आंसर आएगा बच्चों, बस वैल्यूज लगनी है, अगली लाइन में आंसर ले लो, देख लो एक स्टेप लगाया इसमें, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है स्टेप, इसलिए अदरवाइज यू कैन कैलकुलेट ओरली आल्सो, डन। तो ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस इक्वेशन को भी आप याद कर लें उन 5 इक्वेशंस के साथ। मान लो ये 6th है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन का नंबर 6th है, ओके, और ये इक्वेशन बनी है nth सेकंड में कवर होने वाले डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए।
तो कॉपी डाउन दिस इक्वेशन एज वेल और डायरेक्टली याद करिए कैसे आई है, इसको थोड़ा याद रखिएगा कि S1 माइनस S2 करके इक्वेशन आती है, ये याद इतना, बिकॉज इतना जब हम याद रखते हैं ना तो हमें उसके पीछे की जो कहानी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बिल्कुल क्लियर रहते हैं, क्रिस्टल क्लियर रहते हैं। यही फिजिक्स है बेटा। इसी तरह से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो फिजिक्स इज इजी, याद रखिएगा। और अब अपने लेक्चर में और थोड़ा आगे बढ़ते हुए, नाउ वी विल स्टडी द टॉपिक ऑफ फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन, और ये मोशन भी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का ही पार्ट। देख रहे हो कि एक्सिलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन में कितना सिलेबस है, ठीक है ना। तो फ्री फॉल मोशन भी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का ही पार्ट है। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्री फॉल मोशन? फ्री फॉल मोशन क्या है? फ्री फॉल मोशन में आप कह सकते हो कि एनीथिंग व्हिच इज मूविंग डाउनवर्ड वो फ्री फॉलिंग है, तो फ्री फॉल मोशन ये कह सकते हो। अगर ये कह रहे हो तो थोड़ा गलत है, क्योंकि इसमें कुछ और भी इंक्लूडेड है। और अगर आपको एग्जैक्टली बोलना है तो फ्री फॉल मोशन की डेफिनेशन है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट only under the effect of gravity। कैसे? motion of an object under the effect of gravity alone। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है तो उसको हम फ्रीली फॉलिंग मोशन या फ्री फॉल मोशन बोलते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, ठीक। So the motion of an object only under the effect of gravity is said to be free fall motion। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ये ऑब्जेक्ट नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि मोशन ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। नीचे गिरते हुए ऑब्जेक्ट्स भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, उनका मोशन फ्री फॉल मोशन कहलाएगा। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर दो, अब वो आपके हैंड्स के कांटेक्ट में नहीं है, अब वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वाली फोर्स के इफेक्ट पर काम कर रहा है, ठीक है। तो उसका मोशन अब फ्री फॉल मोशन है, चाहे वो ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, ठीक है। फ्री फॉल मोशन को स्टडी जब हम करते हैं, एक चीज याद रखिएगा, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं एयर रेजिस्टेंस को, एयर के इफेक्ट को, एयर की प्रेजेंस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या फ्री फॉल मोशन स्ट्रेट लाइन में ही होंगे? मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दूं तो वो नीचे स्ट्रेट लाइन पे ही गिरता है, ठीक है। या मैं किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो कर दूं तो वो ऊपर भी स्ट्रेट लाइन पर ही जाता है, ठीक है, वो ऊपर भी स्ट्रेट लाइन पर ही जाता है, लाइक दिस, ओके। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन पर ही होता है? ऐसा नहीं है। आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे भी फेंक सकते हो। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका तो ऑब्जेक्ट एक कर्व पाथ पर जाएगा, कर्व पाथ पर जाएगा, और वो भी ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जाएगा। एक बार तुम्हारे हाथ से छूट गया, अब वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में है, तो ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जाएगा, तो वो भी फ्री फॉल मोशन होता है। बट अभी क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम फ्री फॉल मोशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर पढ़ेंगे। मतलब अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रिलीज कर दिया तो भी स्ट्रेट लाइन, और आपने कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया तो भी इट इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, ओके। तो हमें पढ़ना है फ्री फॉल मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। अब इस मोशन में हमें यह जानना है कि ये मोशन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन की कैटेगरी में क्यों आया। इट इज बिकॉज, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि फ्री फॉल मोशन तो ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है, मतलब ग्रेविटी की फोर्स के इफेक्ट में ही होता है। तो वो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जो ऑब्जेक्ट्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ होते हैं, ये भी कंडीशन है यहाँ पर, हमें ये मोशन नियर अर्थ सरफेस पढ़ना होता है। अर्थ सरफेस से बहुत दूर नहीं जाना, ठीक है, नियर अर्थ सरफेस पढ़ना होता है। तो अब नियर अर्थ सरफेस का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल चिपक जाओगे, ठीक है। वी कैन मूव अप टू सेवरल 100 किलोमीटर्स, कुछ 100 किलोमीटर तक ऊपर जा सकते हैं। तो आई वाज सेइंग दैट कि हमें मोशन स्ट्रेट लाइन पर पढ़ना है, और हमें ये जानना है कि
ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की कैटेगरी में क्यों आया? ठीक है, अब इसलिए आया क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटी फोर्स के इफेक्ट में है, और वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स अर्थ के सरफेस के पास होते हैं उन पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगाती है, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये ऐसा मोशन है जिसका एक्सेलरेशन इन फ्री फॉल मोशन is always 9.8 meter per second square and it is denoted by a value by a symbol g। इसको g से सिंबल से आप डिनोट करते थे, याद है? वही 9.8 मीटर पर सेकंड। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? ऑलवेज directed towards center of earth, हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। तो डायरेक्शन क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड भी हो गया कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड as well as constant in direction। और अगर constant acceleration हो जाए तो मोशन कहलाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दैट इज व्हाई फ्री फॉल मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में काउंट किया जाता है। ओके, तो याद रखिए फ्री फॉल मोशन हमेशा नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन g की वैल्यू 9.8 होती है। कई बार क्वेश्चन हमें अलाउ कर देता है 10 यूज कर सकते हैं हम, तब जब अलाउ करें। अलाउ करने का मतलब वो बोलेगा आपको क्वेश्चन कि यू कैन यूज g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड, तो आप 10 यूज कर लें। नहीं बोलेगा देन आपको 9.8 ही यूज करना होगा। ओके, तो इस वैल्यू को याद कर लेंगे। याद है वैसे हमें, बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि याद कर लेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को वैल्यू याद ना हो, तो इसे याद करेंगे। अब हमें देखना है कि फ्री फॉल मोशन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दो और वो नीचे गिरता है, तो हमें चेक करना है कि वो जब नीचे गिरेगा और ग्राउंड को टच करेगा, ये सरफेस को टच करेगा, तो उसके सरफेस को टच करने की स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी और वो कितनी देर में नीचे गिर जाएगा, ये चेक करेंगे। और फिर ऐसे ही जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो हमें उसे एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचाने के लिए एटलीस्ट कितनी स्पीड या वेलोसिटी देनी होगी और वो कितने टाइम में उस हाइट को कवर कर लेगा। ये चीजें भी हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। एंड विद दीज टॉपिक्स वी विल बी वाइंडिंग अप द लेक्चर फॉर टुडेज क्लास। ओके, स्टार्ट करेंगे। तो फ्री फॉल मोशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है मैंने। एक है ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम अ हाइट, और मान लो वो हाइट है h। ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया h हाइट से। देखिए इधर सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहां से ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे, मान लो दिस इज पॉइंट ए, और वो जैसे ही आप रिलीज करोगे, रिलीज कर देना मतलब छोड़ देना, तो वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। और जब नीचे गिरेगा तो कुछ तो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी जिससे वो सरफेस को टकराएगा, लेट दैट इज v। और जो हाइट आपने ली है वो हाइट है h। ओके, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि किस स्पीड या वेलोसिटी से टकराएगा। अब ये हमें पता है कि फ्री फॉल मोशन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है विद डायरेक्शन, और वो होता है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड g, ये होता है हमेशा। ओके, अब यहां पर आपको एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना होगा। जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में मोशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तब ये साइन कन्वेंशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर भी या किसी और लाइन पर भी साइन कन्वेंशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट यहां चीजों को हमें पहली बार समझना है
तो साइन कन्वेंशन समझे क्या है और इस साइन कन्वेंशन को हमेशा फॉलो कीजिएगा। साइन कन्वेंशन जब भी हम पढ़ेंगे कुछ नया नहीं होगा उसमें, हमेशा जो आप ग्राफ पर करते आए हो वही साइन कन्वेंशन होता है। फॉर एग्जांपल जब आप ग्राफ पढ़ते हैं तो वहां पर एक्स एंड वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन किधर होता है, ये नेगेटिव, ये y डायरेक्शन पॉजिटिव इधर होता है एंड नेगेटिव इधर होता है। बस यही साइन कन्वेंशन है, क्योंकि अभी आप वर्टिकल डायरेक्शन जिसको हम y एक्सिस से रिजेंबल कर सकते हैं, तो क्योंकि आप वर्टिकल डायरेक्शन में भी स्टडी कर रहे हैं जिसको हम y एक्सिस से रिजेंबल कर सकते हैं, तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग जिन चीजों का भी डायरेक्शन अपवर्ड होगा, जो भी चीजें अपवर्ड हैं, अपवर्ड डायरेक्टेड, उनको आप पॉजिटिव लेते रहिए, उन वेक्टर क्वांटिटीज को पॉजिटिव लेते रहिए, और जो वेक्टर क्वांटिटीज डाउनवर्ड डायरेक्टेड हैं उन वेक्टर क्वांटिटीज को आप नेगेटिव लेते रहेंगे। याद रखिएगा इस चीज को। बस ये साइन कन्वेंशन है, दिस इज द साइन कन्वेंशन कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज अपवर्ड डायरेक्टेड हैं वो पॉजिटिव लेनी है और जो डाउनवर्ड डायरेक्टेड हैं वो नेगेटिव लेनी है। ये साइन कन्वेंशन लगाओगे कभी कोई गलती नहीं होगी। लगाते हैं इस साइन कन्वेंशन को, देखिए जरा मुझे क्या करना है, मुझे भी निकालना है। मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, अब आप सोचो मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है। देखो मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मुझे यहां से सिर्फ रिलीज करना है या ड्रॉप करना है, दीज आर द वर्ड्स। थ्रो नहीं करना, सिर्फ पकड़कर यहां पर छोड़ देना है। तो जब मैं इसको यहां छोड़ूंगा और जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो ये सरफेस को किसी वेलोसिटी से हिट करता है। जब मैंने इसको छोड़ा तो उसकी स्पीड इनिशियल क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जैसे आप इसको रिलीज कर रहे हैं उस टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो मेरे पास है इनिशियल वेलोसिटी 0, मेरे पास है उसका डिस्प्लेसमेंट s जो कि h के बराबर है, लेकिन डाउनवर्ड उसको कवर किया है। तो डाउनवर्ड अगर कोई वेक्टर होगा वो नेगेटिव होगा, मैं लिखूंगा -h। ये है साइन कन्वेंशन, समझ रहे हो। और मेरे पास है एक्सेलरेशन a और वो है नीचे की तरफ डायरेक्टेड, तो मैं उसको लिखूंगा -g, और g की जगह कभी भी आप 9.8 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और मुझे निकालना है v, और ये चारों चीजें आई नो दैट ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आती हैं। तो v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a की जगह -g और s की जगह -h। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो चुका है 2gh। रूट करोगे तो v आएगा, और रूट करने पर दोनों आंसर्स आते हैं, पॉजिटिव v और नेगेटिव। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी वेलोसिटी कौन से साइन के साथ आएगी, बिकॉज द वेलोसिटी इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो आंसर है इसका -2gh अंडर द, इस वेलोसिटी के साथ ये हिट करेगा। अगर स्पीड बोले तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, तो स्पीड होगी √2gh। ये क्या है, ये वेलोसिटी है बच्चों, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव साइन आ रहा है ना, ये वेलोसिटी है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। स्पीड लिखना है सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दो कि √2gh स्पीड से हिट करेगा। आंसर कैसे आएगा, अरे h तो पता है ना, फ्रॉम अ गिवन हाइट, तो h लगाओ आंसर पाओ। g की वैल्यू 9.8 सबको याद है, तो सिर्फ h पे आंसर डिपेंड कर रहा है। g इज अ कांस्टेंट, g तो कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, भूलना मत, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एंड नाउ आई हैव टू कैलकुलेट टाइम, वो कितने टाइम में नीचे गिरेगा। टाइम कैलकुलेट करने के लिए आई विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब v जो कि डाउनवर्ड है तो क्या लगाओगे, खुद ही आया है वो नेगेटिव लगाओ। u 0 है, a माइनस g है t, तो ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल, और g जब नीचे जाएगा तो you विल गेट के आंसर इज 2h/g पूरा का पूरा अंडर द रूट। इतने टाइम में वो नीचे गिर जाएगा। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो फ्रॉम अ गिवन हाइट h, तो उसको नीचे गिरने में टाइम लगेगा √2h/g,
और जब वो ग्राउंड को टच करेगा उसकी स्पीड उस टाइम होगी √2gh। याद रखिएगा इस चीज को। रिमेंबर दीज रिजल्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर दीज रिजल्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर दिया है और एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचाना है, तो वहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा और एटलीस्ट मुझे कितनी स्पीड देनी होगी कि वो वहां तक पहुंच जाए, ये वाला पार्ट। तो फ्री फॉल मोशन एंड सेकेंड पार्ट में करूंगा आपके लिए ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स, ऊपर फेंका है किसी ऑब्जेक्ट को। ओके, ऊपर फेंका है, चलो ऊपर फेंकते हैं। ये लो, यहां से ये सरफेस है, यहां से लेट दिस पॉइंट इज ए, किसी ऑब्जेक्ट को मुझे ऊपर फेंकना है कि वो एटलीस्ट इस हाइट तक आ जाए। ये हाइट है h और मुझे बताना है कि मुझे कम से कम इस काम को करने के लिए कितनी इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी देनी होगी कि वो यहां तक तो पहुंच ही जाए, मतलब एटलीस्ट यहां तक पहुंच जाए। मतलब इसके मोशन का ये क्या है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट। अब आप बताएंगे मेरे को कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर जस्ट पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। बिकॉज जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है उसकी स्पीड कम होती जाती है ना। जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है तो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0 स्पीड करने के बाद वापस मिलता है, समझ रहे हो। तो आपको अगर यहां तक पहुंचाना है जस्ट, तो यहां पर उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, 0, v = 0 आ गया। गिवन हाइट है h, आपको बताना है कि u कितना होगा मिनिमम। ओके, एक्सेलरेशन सबको याद है हमेशा g होता है डाउनवर्ड। तो अब मेरे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, मेरे पास है फाइनल वेलोसिटी, मेरे पास है एक्सेलरेशन जो कि नीचे है तो माइनस होगा, साइन कन्वेंशन लगा रहा हूं मैं। मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट, इस बार ऊपर कवर किया है, प्लस h होगा। और मुझे बताना है u, VUAS थर्ड इक्वेशन का काम है, v² - u² = 2as और v की जगह 0 का स्क्वायर माइनस u² कैलकुलेट करना है, पता नहीं कितना है, a की जगह -g, s की जगह +h, ये हो गया -u² = -2gh, माइनस माइनस कैंसिल। फिर से u का आंसर रूट करने के बाद दोनों पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं मैथमेटिकली, लेकिन आपको अपनी इस फिजिक्स के प्रॉब्लम में कौन सा आंसर सिलेक्ट करना है ये देखना होगा डायग्राम से, क्योंकि u का डायरेक्शन है अपवर्ड। तो मेरा आंसर है कि वेलोसिटी होगी +√2gh, ये वेलोसिटी है। और अगर मुझे स्पीड लिखनी है तो मैं सिंपली बस उसकी वैल्यू लिख दूंगा कि कम से कम इतनी स्पीड से मुझे उसको थ्रो करना होगा ऊपर की तरफ, सो दैट वो एक गिवन हाइट h को कवर कर जाए। ओके, होता है ना कई बार हम ऊपर बॉल फेंकते हैं और ऊपर किसी थर्ड या सेकंड स्टोरी पर कोई हमारा बंदा खड़ा है, उसको लपकानी है बॉल, उसको कैच करानी है कि कम से कम वहां तक तो पहुंच जाए। तो ऐसा काम करने के लिए आपको ग्राउंड से कम उसको इतनी स्पीड या वेलोसिटी देनी होगी अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब इसको यहां से a से b तक जाने में टाइम कितना लगेगा, उसके लिए अगेन वी हैव दिस इक्वेशन जिसमें v 0 है, u कितना है √2gh पॉजिटिव वाला, ओके, a कितना है -gt। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप यहां से देखेंगे आंसर फिर वही, कौन सा आंसर, जो रिलीज करने के बाद उसको नीचे गिरने में लगता है ना टाइम, उतना ही टाइम आपको उसे ऊपर फेंकने में लगेगा कि जस्ट उतनी हाइट को वापस कवर कर जाए। नीचे रिलीज करेंगे उतना ही टाइम लगेगा, वापस उसको वहीं तक पहुंचा दें उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो
ये हमारा फ्री फॉल मोशन के दो रिजल्ट्स फिर से आते हैं। इन रिजल्ट्स को भी आप याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट तो वही है बट हमारा कंडीशन है, वो कंडीशन का रिलीज कर दिया और नीचे छोड़ दिया। ये कंडीशन है कि नीचे से ऊपर थ्रो करा है। ओके, तो ये टॉपिक भी हमारा फ्री फॉल मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ कवर हो गया। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने ये कैलकुलेशन इसलिए सिखाई है आपको, यहाँ पर इसलिए दिखाई है कि कई बार आपको कुछ क्वेश्चंस में ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू गो थ्रू दीज स्टेप्स। तो एक बार यहाँ देख लिए हैं, नाउ दीज स्टेप्स आर फैमिलियर टू यू। आपको अगर किसी क्वेश्चन में ये स्टेप्स करने होंगे, यू विल डू देम इजीली। ओके, अभी आपका यहाँ इस टॉपिक से काम है कि फाइनल रिजल्ट सेट करिएगा। लर्न एंड अंडरस्टैंड दीज फाइनल रिजल्ट। ओके, एंड नाउ द फाइनल टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। कैसा लग रहा है आज? क्या बोल रहे हो सर, कितना पढ़ाओगे? फाइनल टॉपिक है बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर फाइनल टॉपिक है आज का। और नीट के लिए तो इससे भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा अभी आपको। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, मेंटली प्रिपेयर कर लो अपने आप को। ओके, रोजाना पढ़ना है, दिल लगाकर पढ़ना है, छोड़ देंगे नीट, याद रखिएगा। ओके, क्यों पढ़ रहे हो? टू बिकम अ डॉक्टर। मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? ऐसे ही नहीं मिल जाती कोई चीज। तो लास्ट टॉपिक है आज का, और टॉपिक है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ये क्या है? ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही एक पार्ट है। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे, आप देखेंगे ना जब अपनी एक्सरसाइजेस को, तो बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली होते हैं। अगर हमें ये लॉ पता है, क्या हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते अगर ये लॉ ना पता हो? कर सकते हैं, बट देन दोस क्वेश्चंस विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। और नीट खेल है टाइम सेव करने का। बेटा आपको 3 घंटे में कितने क्वेश्चन करने? 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 2 पार्ट हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स। तो टाइम का खेल है। तो ऐसी चीजें तो सीखनी होंगी जहां टाइम हमें बचता है। और अगर क्वेश्चन आया कुछ इस तरह का जो गैलीलियोस लॉ लगाकर हो जाए, तो 1 मिनट में आंसर आएगा उस क्वेश्चन का। और आप लगाएंगे इक्वेशंस, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जो आपने इक्वेशंस सीख ली हैं, वो इक्वेशंस लगाएंगे, तो आप उस क्वेश्चन में हो सकता है फंस जाएं, या 3, 4 या 5 मिनट लगा दें उसे सॉल्व करने में। 5 मिनट में तो 5 करने हैं हमें बैठ कर, ठीक है? दैट इज व्हाई ऐसे लॉ सीखना जरूरी है। आइए सीखते हैं इस लॉ। और ये लॉ एनसीईआरटी में बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखो क्या है। अगर कोई फ्री फॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट और उसका मोशन स्टार्ट करता है रेस्ट से, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो u=0 से स्टार्ट करता है। अब सपोज वो 1 सेकंड पर यहां है, 2 सेकंड्स पर मान लो यहां आ गया, टाइम हो गया 2 सेकंड्स, यहां आ गया, और 3 सेकंड्स पर यहां आ गया, एंड सो ऑन। स्टार्ट करा उसने पॉइंट O से, फिर A पर पहुंचा, A1 पर, फिर A2 पर, फिर A3 पर, फिर A4 पर, एंड सो ऑन। आपको कैलकुलेट करने हैं कि उसने फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा, उसने सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसने थर्ड सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। मतलब nth सेकंड का फॉर्मूला एप्लीकेबल है यहां। करते हैं अप्लाई। nth सेकंड का फॉर्मूला है Sn = u + a/2 2n-1। इसको अप्लाई करोगे यहां पहले सेकंड में, u 0 है, 0 प्लस a कितना है -g/2, 2n-1 लगाओगे तो 1, 2 1 2 -1 1 है ना। देखो n को 1 लगाएंगे तो 2 - 1 ये 1 आएगा इस वाले ब्रैकेट का आंसर। तो यहां आ गया 1। तो ये आया मेरा आंसर -g/2।
इतना डिस्प्लेसमेंट माइनस क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूं g/2, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा बच्चों, ठीक है? ये मत सोचना कि मैंने -2 हटा दिया। जब आप n = 2 लगाओगे, यहां पर क्या है, n = 2 लगा दो तो u तो 0 है और g माइनस नीचे 2 आ गया, 2 to the 4 -1 माइनस g/2 ब्रैकेट में आ रहा है 3, तो यहां पर S2 का आंसर आएगा -g/2 3। उसका भी मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, S2 आ गया, g/2 3, इसमें था यहां पर 1। ओके, S3 का आंसर क्या है? S3 के लिए देखो 0 प्लस 0 प्लस एक ही जगह -g/2, n की जगह 3 लगाएंगे, 2 3 6 -1 6 -1 5, तो आंसर आएगा मेरा S3 के लिए -g/2 और यहां पर 5, तो S3 का भी मैग्नीट्यूड लिख देता हूं g/2 5। ओके, चेक करो क्या आप इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यानी 1 3 5 S4 बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर, क्योंकि ये सीक्वेंस ओड नंबर्स की चल पड़ी, 1 3 5, अब की बार 7 ही आएगा। यकीन नहीं आ रहा, सॉल्व करके देख लो, n को लगाओ 4, 2 4 8 -1 7, समझ में आया? ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है इन रेगुलर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वो टाइम इंटरवल मैंने क्या लिया है 1 सेकंड। देखो फिर 1 सेकंड हो गया, 2 टाइम हो गया 2 सेकंड, फिर 1 सेकंड हो गया, टाइम हो गया 3 सेकंड। तो गैलीलियोस लॉ क्या कहता है? अब आपको ये देखना है, कैलकुलेशन तो पूरी हो चुकी है, गैलीलियोस लॉ कहता क्या है? चलो मैं ये रफ कैलकुलेशन यहां से रफ कर रहा हूं बच्चों। गैलीलियोस लॉ का कहना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, देन द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स, मतलब S1 S2 S3, द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल है 1 सेकंड का। सो द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मतलब इनका रेशियो S1 is to S2 is to S3, S1 is to S2 is to S3 is to S4। ओके, ये रेशियो बढ़ता जाएगा, फिर ये रेशियो वही रेशियो होता है जो ओड नंबर्स में होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ओड नंबर्स का रेशियो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग इक्वल टाइम इंटरवल्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ द ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये गैलीलियोस लॉ है। फिर से बोल देता हूं, द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम for a freely falling object starting from rest is same as the ratio of the odd numbers starting from rest। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज सीखते हैं कि इसका यूज क्या है। अगर आपसे किसी क्वेश्चन ने बोला कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट से स्टार्ट करा फ्री फॉल, उसने सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसको S2 लिखोगे, सेकंड में दूसरे सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो था 6 मीटर्स। अब बताओ कि वो 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? इक्वेशंस लगाते लगाते थक जाएंगे, और यहां से आंसर एक लाइन भी नहीं लग रही, सही बताऊं तो, क्योंकि रेशियो गिवन है, आपको रेशियो निकालना है S2 और S5 का। S5 अगर मैं यहां पर लिख दूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 is to 9, फिर आगे कंटिन्यू होगा। तो S2 अपॉन S5 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 9, है कि नहीं? S2 की वैल्यू 6 लगाओ, 6 अपॉन S5 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 9, 9 इधर 3 नीचे, आंसर आ गया। समझ रहे हो? आंसर आ गया इसका 18 मीटर्स कवर करेगा, 18 मीटर्स कवर करेगा 5वें सेकंड में। ऐसे करके कितने क्वेश्चन पूछ लो, एक लाइन का आंसर देंगे आप, ठीक है? तो गैलीलियो भाई साहब ने बहुत अच्छा लॉ दे रखा है, इस लॉ को नजरअंदाज नहीं करना, इस लॉ को इग्नोर नहीं करना, भाई साहब की बात मान लेंगे और क्वेश्चंस करने शुरू कर देंगे, ठीक? ये हमारा गैलीलियोस लॉ कहलाता है। एंड विद दिस
today's lecture is completed. आज के लेक्चर में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से ही सारी बातें हमने की हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से रिलेटेड ही सारी चीजें डिस्कस की हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करा है आज मैंने आपके लिए। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड टुडे। लेक्चर में डिस्कस हुई एक बात पर, एक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। लेक्चर को नोट्स बनाकर प्रिपेयर करेंगे। डेली प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आपको इस तरह से स्टडी करने में कोई पॉइंट लग रहा है कि इससे बेटर तरीके से समझाया जा सकता है तो कमेंट करें बेटा। आई विल ट्राई टू एक्सेप्ट अदर मेथड्स आल्सो सो दैट आपको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके। एंड आपको लग रहा है कि यस रियली वी आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दीज क्लासेस, तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें सो दैट आपको ये मिलने वाले वीडियो लेक्चर्स जब भी हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन फौरन आपके पास पहुंचे और आपकी एक भी क्लास मिस नहीं हो पाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे। विश टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, bye bye.